नमस्कार। द डेमोक्रेटिक मिरर के लॉयर स्पीक्स में आपका स्वागत है। ये शो हम इसलिए लेके आए हैं ताकि हम लोगों को वकालत के बारे में बता सकें, ऐसे वकीलों से मिला सकें जो वकालत पे लगा हुआ एक टैबू है उसको मिटाया जाए। आज भी मेरे यूपी में, बिहार में, वहाँ पे वकालत से एक टैबू अटैच्ड है। तो इसलिए जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के या दूसरी जगहों के जिन्होंने अच्छा काम किया है, एक नाम कमाया है सुप्रीम कोर्ट में, हम उनसे आपको रूबरू कराना चाहते हैं। आज हम आए हैं विकास सिंह जी के पास, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सर, आपका स्वागत है लॉयर स्पीक्स में। सर, आपकी फैमिली में क्या कोई पहले भी लॉयर था? आप लॉ करने का कैसे आपका मन बना? क्योंकि आप, एज आई रिमेंबर, आप बिहार से बिलोंग करते हैं ओरिजिनली। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा टैबू अटैच्ड है लॉ के साथ। मैं खुद जब लॉ करने जा रहा था तो काफ़ी लोगों ने, रिलेटिव्स मुझे मना करते थे कि लॉ तो वो करता है जो कुछ नहीं करता है। तो मेरे फैमिली में कोई लॉयर नहीं है, पहली बात। और मेरे फादर एक ब्यूरोक्रेट थे, सर्विस में थे। बट मेरा एक दोस्त था, बचपन का दोस्त, जिसके पिताजी चीफ जस्टिस से पटना हाई कोर्ट में। तो उसके माध्यम से मेरे को इस प्रोफेशन के बारे में पता चला। और ये आपका बिल्कुल कहना सही है, उस ज़माने में, अब तो ज़माना बहुत बदल गया है। उस ज़माने में वकील की शादी नहीं होती थी। वकील से कोई अपनी लड़की नहीं ब्याहना चाहता था। और वकालत वही करते थे जिनको कोई क्लर्क का भी नौकरी ना मिले, तो इसलिए वो वकालत में आते थे। अदर देन जजेस के लड़के या लॉयर्स के लड़के, उनको छोड़ करके। तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ा स्टेप था। और इत्तेफाक से, प्योरली इत्तेफाक से, मेरे को मन शुरू से लॉ करने का था। इत्तेफाक से मैंने 9 साल नौकरी भी की। ओके। और नौकरी के बाद वो भी लोहा बेचा, वकालत से कोई मतलब नहीं उसका। और लोहा बेचने के बाद मैंने वकालत स्टार्ट की। कहाँ पे नौकरी? कहाँ? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में, मार्केटिंग में था। सर, लॉ कहाँ से किया आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। दिल्ली यूनिवर्सिटी, CLC, यस। सर, आपका काफ़ी ग्लोरियस करियर एक रहा है, स्पैनिंग ओवर मोर देन 30 ईयर्स। बार पॉलिटिक्स में आपका जाने का कैसे मन किया? आप अभी प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। देखिए, ऐसा है कि जब आदमी अपनी ज़िंदगी में सोचता है कि काफ़ी कुछ कर लिया, कुछ हमको वापस देने का एक टाइम आता है, तो बहुत से तरीके होते हैं वापस देने के। एक तो होता है एक्चुअल पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, क्योंकि एक्चुअल पॉलिटिक्स में आप समाज का बहुत बड़ा वो कर सकते हैं, अगर आपकी मंशा अगर सही है तो। और अगर आप चाहते हैं कुछ सुधार कराना समाज में या अपने देश में या अपनी आर्थिक स्थिति में, देश की आर्थिक स्थिति में, तो मेरा पॉलिटिक्स में कभी रूबरू नहीं था, कभी भी जाने का। लेकिन जब वकीलों की मैंने देखी पोजीशन की, इनको इतनी दिक्कतें होती हैं, और जिनके साथ हम रोज़ हमारा उठना बैठना है, अगर उनका हम रिस्पेक्ट गेन कर सकें, उनके कभी काम आ सकें, तो एक ये थी कि हमारा एक लिमिटेड दायरे पे मैं एक सोसाइटी में कुछ दे पाऊंगा, वापस दे पाऊंगा, सिस्टम का सुधार करके। सुप्रीम कोर्ट में जो गलतियां हो रही हैं उसको भी मैं उठाता हूं और उसको बड़े स्ट्रांग उसके तरीके से ले चलता हूं, क्योंकि उसमें मेरे 1-2 सवाल हैं सर। अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन का जो गरिमा बनी रहेगी तभी हमारी भी इज्जत रहेगी। जब इंस्टीट्यूशन की गरिमा ही नहीं रहेगी तो हमको कौन इज्जत करेगा? तो ये सब सोच करके मैंने बार पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। और पहला बिहारी हूँ जो प्रेसिडेंट बना। बिहार से आज तक अभी नहीं हुआ। इनफैक्ट पूरे ईस्ट इंडिया से एक बार अशोक सेन सिर्फ हुए, जी। और उसके बाद मैं हुआ, और कोई आज तक प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार का नहीं हुआ। एंड यू हैव बीन डूइंग क्वाइट अ टेरिफिक जॉब सर। कोविड को लेके सर आप काफ़ी मुखर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, खासकर जिस तरीके से कोविड ने जूनियर लॉयर्स को परेशान किया, हमारे जैसे लॉयर्स को परेशान किया। बहुत सारे लॉयर्स, मेरे 90% मेरा फ्रेंड सर्किल, दे हैव गॉन बैक टू देयर ओन हाई कोर्ट्स टू प्रैक्टिस, और या फिर उन्होंने बैंक ज्वाइन कर लिए, कंपनीज ज्वाइन कर ली, दे लेफ्ट लिटिगेशन। सर, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हमारे यहाँ कर सकते थे कि जूनियर्स को मदद मिलती, या गवर्नमेंट क्या ऐसा कर सकती थी कि जूनियर्स को मदद मिलती? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस है ना, बड़ा यूनिक प्रैक्टिस है। यूनिक इसलिए है कि हाई कोर्ट्स में या ट्रायल कोर्ट्स में ज़्यादातर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अपने घर में रह के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि वह किराए पे लेके मकान प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ का लोकल रहने वाला है जी, वहीं पे वकालत पास की, वहीं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। जो उनका जो एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट है बहुत ही लो रहता है जी।
और सबका बाय एंड लार्ज जो गांव में है या जो छोटे शहर में है या जो किसी स्टेट कैपिटल में भी है, कहीं ना कहीं अपने वहाँ कुछ लोकल उससे जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसकी कुछ ना कुछ एक आर्थिक वहाँ पे एक सपोर्ट मैटर्स आने में सपोर्ट होता है, मैटर्स आने में भी सपोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ वकील अपना घर बार छोड़ करके आते हैं, किराए पे मकान लेते हैं, बच्चों को यहाँ स्कूल में एडमिशन कराते हैं, EMI भरते हैं जिसने घर ले रखा है। सडनली उनका काम बंद हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास कोई तरीका नहीं है कि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। तो इसीलिए हमने एक आर्थिक अपने टाइम में लास्ट अपने इसी कार्यकाल में मैंने एक आर्थिक योजना भी निकाली कि वकीलों को जिनका एक इनकम लेवल के सर्टन लेवल के नीचे गिर गया है और आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, उनको हमने करीब 6 करोड़ रुपये 50 लाख तो मैंने दिया, टोटल करीब 6 करोड़ कलेक्ट किया। मुकुल वादी ने भी 50 लाख रुपया दिया, अटॉर्नी जनरल ने 25 लाख रुपया दिया, सॉलिसिटर जनरल ने 21 लाख रुपया दिया। तो ये सब जमा करके हमने बांटा लोगों को, तो उससे क्या है 1 साल उन लोग का चल गया। साल मेरा मतलब चलने का ये है कि कम से कम बेसिक्स वो निकल गए, किराया निकल गया, खाना निकल गया। सरकार को या कोर्ट को एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से केस करना एक पार्ट है, लेकिन जो एक वकील आकर के यहाँ रह रहा है, एक सिस्टम में आकर के उसने अपने आप को सेटअप किया, उसके बारे में सोचना एक कम्प्लीटली डिफरेंट पार्ट है। तो मेरा मानना है कि कोर्ट्स कम्प्लीटली इनसेंसिटिव रहे इसके बारे में। सरकार चूंकि हाईकोर्ट के वकीलों का भी कुछ नहीं करा था, तो सुप्रीम कोर्ट के वकील का भी कुछ अलग से नहीं किया। हालांकि मेरा अभी भी मांग है लॉ मिनिस्टर के पास, जी मैं उस लेटर पे आऊंगा सर, और हमने कहा है कि हमको आप ग्रांट दीजिए, और मोस्ट लाइकली वो इन प्रिंसिपल एग्रीड है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन हाँ, तो इसलिए ये जो कोर्ट अगर ये समझता है इस प्रॉब्लम को, रूबरू को, इसको देखता कि हाँ ये वकीलों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो कोर्ट इस तरह से इनसेंसिटिव तरीके से फिजिकल ये वर्चुअल हियरिंग को नहीं चलाता। वर्चुअल हियरिंग का नुकसान ये हुआ है कि एक तो टेक्नोलॉजी का चैलेंज है, और जो दूसरा बड़ा चैलेंज सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के लिए है कि जो भी क्लाइंट होता है उसका एक हाई कोर्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट आता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो बहुत कम आते हैं। तो हर क्लाइंट को एक हाई कोर्ट का लॉयर होता है जी। वो सुप्रीम कोर्ट आता है इसलिए क्योंकि उसको कंपल्शन है आने का, बिल्कुल कि सुप्रीम कोर्ट हमको फाइल करना है तो भाई सुप्रीम कोर्ट का लॉयर रखना पड़ेगा। इस वर्चुअल सिस्टम में उस पे कंपल्शन नहीं है। अपने वही वाला लॉयर से यहाँ पे AOR से बात की, खाली AOR से बात की, फाइलिंग करा ली। इनफैक्ट AOR जैसा आपने भी बताया, AOR भी रिलोकेट कर गए, बहुत से AOR वहीं स्टेट्स में रहे, बिल्कुल बिल्कुल वहीं पे फाइलिंग कराई और वहीं से बहस भी कर दिया। छोटा मोटा सीनियर अगर रखा तो लोकली रख दिया। सुपर सीनियर जो है, जो बड़े सीनियर जिनका नाम हो चुका है, उनका एंगेजमेंट नहीं बंद होगा कभी भी, बिल्कुल। लेकिन बाकी सुप्रीम कोर्ट बार खत्म हो जाएगा अगर ये चलता रहा। इस पे आपको काफी ऑपोजिशन भी फेस करना पड़ा। एज आई रिमेंबर एक मैटर चल रहा था जिसमें आपने कोर्ट के सामने, आई थिंक इन कोर्ट 1 CJI कोर्ट में आपने इशू उठाया था कि वर्चुअल हियरिंग्स बंद करके आपको फिजिकल हियरिंग चालू करनी होगी, क्योंकि आप लोग पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम सीनियर लॉयर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जूनियर्स काफी परेशान हो रहे हैं। बहुत जूनियर्स ने आपको अप्रोच भी किया इस मामले में, तो आपको काफी ऑपोजिशन फेस करना पड़ा क्या? देखिए मैं आपको बताऊं, बार की तरफ से अपोजिशन तो नहीं फेस करना पड़ा, बट यू आर राइट, वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत इसमें आ गया, बहुत ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट आ गया है। और वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि जो सुपर सीनियर्स हैं, अब जैसे आज मैं फिजिकल हियरिंग की बात कर रहा हूं तो मेरे को भी नुकसान होगा, सिर्फ फिजिकल होगा, क्योंकि आज यहाँ बैठे बैठे मैं कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जब फिजिकल हो जाएगा तो वो सब बंद करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बार के हित में अगर प्रेसिडेंट बना हूं तो अपना हित तो नहीं सोच सकता, बिल्कुल। तो वेस्टेड इंटरेस्ट वो सीनियर वाले हैं, और ये सीनियर जो है ऊपर के लेवल पे ऑपरेट भी करते हैं। तो जजेस इनकी बात समझते हैं, उनको लगता है कि एक्सेस टू जस्टिस हम दे रहे हैं, वर्चुअल हो गया और घर से लोग अपने आप जस्टिस दे पा रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो बड़ी यूनिक है हमारे केस में कि अटॉर्नी जनरल की हमारे काफ़ी विरुद्ध है अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल, उनका फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो वर्चुअल के फेवर में है। सॉलिसिटर जनरल भी प्रॉबेबली बिकॉज उनको बहुत काम मिल रहा है इस दौरान में, वर्चुअल के माध्यम से बैठे बैठे अपने चेंबर में, सुप्रीम कोर्ट के चेंबर से बैठ करके वो सब जगह अपियर कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा, हर कोर्ट में, हर रेगुलेटरी अथॉरिटी में, कमीशन में, एप्टल में, सब जगह अपियर हो जाते हैं। सॉलिसिटर जनरल का इनफैक्ट हमने इतना एंगेजमेंट कभी देखा भी नहीं था, कभी देखा एक तो अटॉर्नी जनरल की तबीयत खराब होना भी एक रीजन है। दूसरा क्या है कि साल्वे बैठे हुए लंदन में जी, जब तक कि वर्चुअल नहीं चलेगा साल्वे का एंगेजमेंट नहीं होगा। तो ये सब कई, और साल्वे बड़े आज के दिन में कोई मान नहीं सकता, उनकी अपनी एक वो हैसियत है।
और सरकार भी काफ़ी उन पर डिपेंडेंट है। बहुत से जो इंपॉर्टेंट मामले होते हैं उस पर सरकार साल्वे को एंगेज करती है। आईसीजे में भी उन्होंने एक मैटर किया था, आईसीजे में भी जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी। कल जब भी कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है तो एक प्राइवेट ब्रीफ सरकार को सपोर्ट करने का उनके पास हमेशा रहता है। तो ये सब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, ये समहाउ फिजिकल हियरिंग स्टार्ट होने नहीं दे रहे। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल हियरिंग के लिए हमने मांग की है 2 दिन, और अगर नहीं मानेंगे तो शायद हम कैंडल मार्च भी करेंगे। पहली बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन स्ट्रीट्स पे उठेगा फॉर ए कैंडल मार्च इन प्रोटेस्ट फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द डिमांड्स ऑफ द बार। अभी सर 2 दिन वेडनेसडे थर्सडे आई थिंक इज वर्चुअल हियरिंग, फिजिकल हियरिंग। वेडनेसडे थर्सडे फिजिकल हियरिंग है, लेकिन उसमें भी वर्चुअल चल रहा है। मैंने वेडनेसडे को देखा, सालवे साहब उस दिन भी एक मैटर लंदन से हाइब्रिड कर रहे थे, जबकि वो फुल फिजिकल डे। आई डोंट नो किसने उनको ऑथराइज किया, किसने परमिट किया, और इस बात को मैं उठाऊंगा चीफ जस्टिस से। तो इसलिए ये जो है, ये वेस्टेड इंटरेस्ट का जब तक हम खात्मा नहीं करेंगे, देखिए मैं वर्चुअल के खिलाफ इन प्रिंसिपल नहीं हूँ, लेकिन वो कंपल्शन के तौर पर नहीं आना चाहिए। आप नॉर्मल कोर्ट जैसे चलता था वापस कर दीजिए। अगर उसके बाद अगर वर्चुअल का कुछ एलिमेंट आ सकता है इन द सिस्टम, तो बार से डिस्कस कीजिए, सारे स्टेक होल्डर से डिस्कस कीजिए, और वो वर्चुअल जरूर लाइए। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको एग्जांपल दूंगा, जहां तक लिटिगेंट का सवाल है, मेरे हिसाब से लिटिगेंट को कोर्ट में नहीं आना चाहिए जी। जो वर्चुअल सिस्टम आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस वर्चुअल सिस्टम का फायदा आप लिटिगेंट को और आप जैसे लोग जो मीडिया में हैं, इन लोगों के लिए वर्चुअल सिस्टम चलता रहना चाहिए, क्योंकि वो अपने घर बैठे बैठे व्हाई नॉट शुड दे नॉट सी व्हाटएवर इज हैपनिंग इन देयर, व्हाई शुड दे ट्रैवल ऑल द वे। बट लॉयर्स को और जजेस को तो कोर्ट में आना ही चाहिए, लॉयर्स और जजेस को तो फिजिकल हियरिंग करना ही चाहिए। तो इसलिए कुछ वर्चुअल का फायदा हम बाद में ले पाएंगे, बट वो एक डिस्कशन के बाद जैसे मंडे या फ्राइडे को, मंडे फ्राइडे नहीं, वो सब फिजिकल होगा। अच्छा। कुछ सिलेक्ट मैटर्स वो भी बार के डिस्कशन से, जैसे फॉर इंस्टेंस ट्रांसफर पिटिशंस, और वो भी मेरा मानना है और मैं इंसिस्ट कर रहा हूं कि वो वर्चुअल भी जो होना चाहिए, वो ओनली बिकॉज ऑफ द ओवर क्राउडिंग इन कोर्ट की वजह से, बाय थ्रू ए लैंड कनेक्टिविटी, सुप्रीम कोर्ट में एक जगह बना दी जहां सर के आप अपेयर कर पाइए, सो दैट कि आपके कुछ मैटर वर्चुअल है, कुछ फिजिकल है, आप दोनों कर पाइए साथ साथ। बट ये नहीं कि आप कहीं बाहर से बैठे और बाहर से आप सुप्रीम कोर्ट एक्सेस कीजिए, बिकॉज दैट विल बी अकॉर्डिंग टू बी वायलेटिव ऑफ द राइट्स ऑफ द लोकल लॉयर्स प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट। सर आपने अभी एक लेटर लिखा जनवरी 2022 में टू द लॉ मिनिस्टर। एक गोल्डन जुबली ऑडिटोरियम की बात हुई थी, एक ग्रांटेड एड मिला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और आप चाहते हैं कि वो ग्रांटेड एड जो है वो कन्वर्ट करा दिया जाए एज अ लॉयर्स रिलीफ फंड, ताकि आप वो लॉयर्स को कोविड में दे सके। तो कहां तक बात पहुंची? लॉ मिनिस्टर से हमारी मुलाकात इस पे हुई है और बड़ा फेवरेबल उन्होंने रिस्पांस दिया है। आई थिंक शायद सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर या कहीं पे पड़ी हुई है फाइल, और उसको मैं रोज चेजअप कर रहा हूँ, क्योंकि हमने लास्ट ईयर वकीलों से इकट्ठा किया था 6 करोड़। अब बार बार इतना पैसा इकट्ठा करना आसान भी नहीं है। लास्ट ईयर भी इकट्ठा करने में कितना मेरे को फ़ोन करना पड़ा लोगों को पैसा देने के लिए, मेरे को ही मालूम है। एंड इसलिए ये जो और लास्ट ईयर की महामारी जो है, डेल्टा वेव जो था, उस पे कोर्ट बंद हुए, तो वो एक फेज अलग था। अब ये बिकॉज ऑफ दिस न्यू वेव ओमिक्रॉन की वजह से फिर कोर्ट बंद हो गए हैं, तो फिर अगेन वकीलों की हालत वही हो गई है। तो इसलिए अब जो सेकेंड वेव को निकालने के लिए, लोगों को इस दौरान से निकालने के लिए, वो ग्रांट हमारे लिए बहुत काम आएगा, और उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो जैसे हमने लास्ट ईयर बांटा था, फिर इस साल बांट करके कम से कम जो वकीलों की जो यहाँ अभी जो इमीडिएट प्रॉब्लम है, कुछ वकील रिक्शा चला रहे हैं, कुछ वकीलों ने प्राइवेट स्कूल से बच्चों को निकाल दिया और गवर्नमेंट स्कूल में डाला है, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ये काफी इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि रीसेंट डेटा 2021 का आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट का दिखाता है कि काफी ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, और वो जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो ये पता चलता है कि बहुत लोगों ने कोविड की वजह से बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल्स में डाला। तो वकील उसमें बहुत है। जी जी सर, एक लेटर आपने आई थिंक जनवरी 2022 में ही सीजीआई को भी लिखा, जिसमें आपने बोला है एलिवेशन के बारे में, जो एससीबीए की एक कमेटी बनी थी जिसने अपने एलिवेशन के लिए कुछ नाम सजेस्ट किए थे, और दूसरा उसमें मेजर पॉइंट जो आपने बोला है वो सीनियर डेजिग्नेशन से रिलेटेड है। सर कहां तक ये बात पहुंची, क्या इश्यूज हैं, आपको क्या इश्यूज फेस करने? देखिए, एलिवेशन में तो मेरा बड़ा ही फंडामेंटल और बड़ा बेसिक इशू है। आपने ये अथॉरिटी ले लिया कि हम जज बनाएंगे जी, और संविधान तो नहीं कहता है जी, लेकिन आपने आप कॉलेजियम सिस्टम से हम जज बनाएंगे जी जी। जो ये अधिकार होता है ना, इसके साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जहां भी अच्छे वकील हैं, जहां भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, खोजना आपका काम है।
और खोज के उसको बनाना, रिक्वेस्ट करके बनाना आपका काम है। क्योंकि अगर आप अच्छे वकील को, आज के दिन में डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है बिटवीन जो अच्छा वकील कमाता है वीज़ा वी जो जज की सैलरी है, कि अगर आप अच्छे वकील को जज बनाना चाहते हैं तो आपको जाके हाथ जोड़ के उसको जज बनाना पड़ेगा, तब वो जज बनेगा। बिल्कुल। नहीं तो वो अपने काम में मस्त है सर। उसको एक दिन की जो इनकम है उससे उसका महीना कम है, जज की सैलरी बहुत जगह पे। सो इसलिए अगर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरह से निभानी है तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर तो मेरे हिसाब से बहुत ही वो है। और सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के साथ वही, जैसे चूंकि अपने घर छोड़ के आए होते हैं तो उनको एक वापस हर जज बन के जाने का एक अपना एक लगता है कि मेरे कुछ लाइफ मैंने अचीव किया। जी, क्योंकि वो छोड़ के आए होते हैं, तो इसलिए वो एक सोशल मोबिलिटी कह लीजिए या सेंस ऑफ अचीवमेंट कह लीजिए, वो कमाई छोड़ के भी जाने को तैयार है, बनिस्बत कि आप उनको सही टाइम पे बनाएं और उनको एक इज्जत से लेके जाएं। तो वो जाएंगे नहीं आपके पास जज बनने, वो आपके पीछे लॉबिंग नहीं करेंगे। अब क्या सिस्टम क्या हो रहा है, कॉलेजियम के जजेस आपस में जिसको जानते हैं उसको बना देते हैं ना। कोई, मैं तो कहता हूँ हाई कोर्ट में क्या, वाई ओनली हाई कोर्ट, ट्रायल कोर्ट में कोई अच्छा वकील काम कर रहा है, उसको खोजना आपका काम है और उसको राइट टाइम में उसको ऑफर करना आपका काम है, तभी ये इंस्टीट्यूशन बचेगा। नहीं तो जो धीरे धीरे गिरावट आएगी और ऐसी ज़्यादा गिरावट आएगी कि हम अपने आप को डेमोक्रेसी नहीं कह पाएंगे। सर, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बिल जो प्रेजेंट किया था गवर्नमेंट ने, उस पर आपकी क्या राय थी? देखिए, नेशनल जुडिशियल कमीशन जो था, अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने उसको एक अपने पावर अपना पावर अपने आप अज्यूम करने के लिए सिर्फ रखा और जो लार्जर पिक्चर को खो गए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे में मैंने, प्राइम मिनिस्टर भी थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे, मैंने अपने स्पीच में कहा कि एनजेसी के दो एलिमेंट थे, एक था कि कौन बनाएगा जी, और दूसरा था कि किसको बनना चाहिए जी, जो बास्केट है, हु शुड बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट। तो ये एनजेसी फेल किया, कौन बनाएगा पे जी। जो दूसरा एलिमेंट था एनजेसी का कि बास्केट में कौन कौन होने चाहिए, उस पे एनजेसी पे कोई कमेंट नहीं था। तो मैंने एक्चुअली एक ड्राफ्ट भी किया है, बिल टू रेगुलेट द कॉलेजियम सिस्टम। उसमें व्हाई नॉट हैव ए ट्रांसपेरेंट सिस्टम कि उनके पास कंपल्शन हो कि ये सारे नाम 100 नाम है, आप इनको देखिए जी। एक क्राइटेरिया बनाइए, उस क्राइटेरिया में जो फिट करते हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे हाई कोर्ट में, और चाहे ट्रायल कोर्ट में कर रहे हो, चाहे आईटीएटी में, चाहे लॉ फर्म में काम कर रहे हो, अगर वो इनकम्पिटेंट है तो क्यों नहीं जज बनाना चाहिए उनको। तो इसलिए वो जब तक कि जब हम इस अपने कॉलेजियम के नॉलेज और अपने 3 जजेस जो एक दूसरे को जानते हैं उसके दायरे से हम बाहर नहीं निकलेंगे, हमारा ये जो सिस्टम है वो अब क्या हो रहा है, एक तरह से आपस में बट जा रहा है। सिर्फ 6 नाम है तो 2 चीफ ने रख लिए, 2 एक नंबर 2 ने रख लिए, 2 नंबर 3 ने रख लिए। ये कोई तरीका है जज बनाने का? ना तो कंपिटेंस का है, ना कोई मेरिट का है। सुप्रीम कोर्ट में तो रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, सीनियरिटी भी होती है, आजकल कुछ भी नहीं है, खाली बस वो कॉलेजियम में आपस में सिर्फ वो डिसाइड हो जाता है कि भाई किसका किसका कौन नाम है। सर, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या बार पॉलिटिक्स के बाद, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं अब इसके आप एक ऐसा स्टेटस अचीव कर चुके हैं, क्या आप यहाँ से राज्यसभा या आगे पॉलिटिक्स में जाने का कोई इंटरेस्ट है आपका? कोई वो तो मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया था, मेरा कोई पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। इनफैक्ट मेरे को ऑफर ऑलमोस्ट एवरी पॉलिटिकल पार्टी से, लेकिन मैंने कभी रुचि नहीं दिखाई, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो मेरी न्यूट्रलिटी है जी, जो आज मैं किसी के खिलाफ जो भी सही समझता हूँ बोलता हूँ, मेरी वो न्यूट्रलिटी मेरी स्ट्रेंथ है। और जिस दिन मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर बन जाऊंगा वो मेरी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी। अब मेरे जैसे आदमी को कोई नॉमिनेट तो करेगा नहीं, नॉमिनेटेड कैटेगरी में मैं जा सकता हूँ, लेकिन नॉमिनेट कोई मेरे को करेगा नहीं, बिकॉज मैं किसी पॉलिटिशियन खुल के बोलते हैं सबका, तो इसलिए नॉमिनेटेड कैटेगरी में तो वो ऐसे ऐसे लोग को ले जाते हैं जिनको कुछ बोलना ही नहीं है राज्यसभा में। जितने भी आप नाम उठा के देख लीजिए नॉमिनेटेड कैटेगरी ऐसे हैं जो अटेंड भी नहीं करते हैं पार्लियामेंट को। तो इसलिए वो जमाना खत्म हो गया कि कोई आदमी बोले कि हाँ इनको ऐसे आदमी को लाना चाहिए जो कि कम से कम आउटस्पोकन होकर के बोले। इसलिए वो मेरे को वो ऑप्शन मेरे लिए ओपन नहीं, इसलिए मेरे लिए पॉलिटिक्स बिल्कुल कोई मेरा ऐसा बिल्कुल विचार नहीं। सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बात कर रहे थे हम विकास सिंह जी से, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सर के पास टाइम की भी कमी थी, लेकिन सर आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।